नमस्कार दोस्तों, आप सभी का युवा जोश टॉक्स में स्वागत है। मैं अमित पांडे। आज हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री आशुतोष पांडे जी, केवीएस चेरो के प्रिंसिपल हैं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज का जो खास बातचीत है वह शिक्षा, कैरियर और युवाओं के भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पे आज चर्चाएं हैं। तो सर्वप्रथम आपका आभार और स्वागत है इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर कि यहाँ तक का जो सफ़र रहा केंद्रीय विद्यालय में प्रिंसिपल का, वो कहाँ से शुरुआत हुआ और अपने बारे में कुछ उसके बारे में बताएं प्लीज़। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और बेसिकली मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं। और शुरुआत की शिक्षा दीक्षा का ये आलम रहा है कि शारीरिक रूप से अक्षम होने के कारण मैं 7वीं क्लास तक स्कूल जा ही नहीं पाया। चलने फिरने में सुविधा होती थी। ओके। और चूँकि ग्रामीण परिवेश में मैं भी रहा तो उसमें ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम जा पाते। जो नियरेस्ट स्कूल था वो करीब 10 किलोमीटर दूर था। ओके। और पिताजी अभी संघर्षशील थे, वो भी जॉब नहीं उनके पास था, तो वो कानपुर में रहते थे और तैयारी करते थे जी। तो शुरुआत में तो मैं जा ही नहीं पाया। उसके बाद फिर जब पिताजी की नौकरी लग गई तो उसके बाद वो हम लोगों को कानपुर लेके गए। ओके। वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए और पहली बार स्कूल का मैंने मुंह देखा। ओके। 7वीं कक्षा में जी। 6 तक आप ये कह सकते हैं कि मैंने घर में ही पढ़ाई की। राइट। तो शुरुआत की शिक्षा का ये स्थिति रही है। उसके बाद फिर जब शहर में गया तो माहौल मिला, चीज़ें मिली, सुविधाएं मिली। जी। तो कुछ सालों तक वहाँ रहा, करीब 2 साल तक वहाँ रहा, लेकिन फिर कुछ जो घरेलू ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि घर आना पड़ा दोबारा। और उसके बाद फिर गांव पे ही रहा मैं। 2 साल तक गांव पे रहा। घर में बंटवारा हो गया था, वो पारिवारिक चीज़ें थी। जी जी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पिताजी का ट्रांसफ़र बनारस हो गया, तो वो हम लोगों को फिर वहाँ से बनारस ले आए। तब से उसके आगे की पढ़ाई जो हाई स्कूल, इंटर वगैरह हमने क्वींस कॉलेज है केंद्र वहाँ पे वाराणसी में, वो जीआईसी है जी। तो उस जीआईसी में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। 12वीं तक वहाँ हमने पढ़ा। जी। फिर उसके बाद उदय प्रताप कॉलेज है वहाँ, उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मास्टर्स की डिग्री ली। जी। बीएड किया। जी। और शुरुआत के दौर में जैसे बाकी युवा रहते हैं, हमने भी संघर्ष किया जॉब के लिए। राइट। 3-4 साल हमने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाया। ओके। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन में सेवा करने का अवसर मिला। क्या बात है। और अभी ये 23वां साल है हमारा यहाँ पे। जी। बहुत अच्छा कुछ इस सर। तरह का सफ़र रहा मेरा। बहुत अच्छा शानदार सफ़र रहा। और आप देख सकते हैं कि सर का जो शुरुआती जो दौर था स्ट्रगल से पूरी तरह से परिपूर्ण था, और आज बतौर प्रिंसिपल के रूप में 23 साल इनको सेवा देते हुए हो गया। बहुत अच्छा सर। सर, जानना चाहूँगा कि केवीएस में पढ़ाई करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को क्या फ़ायदे हैं? बहुत अच्छा सवाल अमित जी आपने पूछा है। पहले तो केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में बता दूं। केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी संस्था है। ओके। और जो ग्रांट मिलती है उसी से चलते हैं। जी। लगभग इसमें 52,000 शिक्षक हैं और करीब 13 लाख छात्र अध्ययनरत हैं। कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए के जो छात्र थे पहले, ओके, उनके लिए था। लेकिन नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद 2020 में जब आई तो बाल वाटिका नाम की कक्षाएं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस आप कह सकते हैं, 1, 2, 3 बाल वाटिका जो है वो हमने आरंभ की। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है तो जो नई बिल्डिंग्स हैं जहाँ हमको कमरे या इस तरह की सुविधाएं मिली, हमने उसमें शुरू किया। लेकिन बहुत जगहों पे अभी शुरू नहीं हो पाया क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से हमारा नहीं था। जी। तो अब उस पर कार्य चल रहा है। जी। नवाचार में हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जी। स्किल के बारे में हम बात करेंगे क्योंकि केवल ज्ञान अर्जित कर लेना आगे बढ़ने की कुंजी नहीं है। राइट। जब तक हमारे पास स्किल नहीं होगी, जी, हम स्किल्स हमारे अंदर नहीं होंगे, तब हमारे पास जॉब नहीं होंगे। क्योंकि सारे लोगों को हम गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते हैं। एक सीमित संख्या में 140 करोड़ की जनसंख्या में हम सबको गवर्नमेंट जॉब देना संभव नहीं है। राइट। तो अगर हम स्किलफुल बनेंगे तो निश्चित रूप से हम गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अच्छी जॉब पा सकते हैं और एक सुखद जीवन हम जी सकते हैं। तो सरकार का भी जो इस पे जोर है जी, वो इसी बात पे है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर कौशल का विकास हो, वो स्किलफुल बने। जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा जी सर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए हमें कौन कौन से
स्टेज से गुजरने होते हैं? अच्छा सवाल है आपका। हमारा जो केंद्रीय विद्यालय है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है जी। ये केंद्रीय कर्मियों जो कि ट्रांसफरेबल जॉब के लोग हैं जी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दिल्ली से कन्याकुमारी या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से वेस्टर्न रीजन, पूरे देश में जो ट्रांसफरेबल हैं, उनके बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए शुरुआत में रेजिमेंटल स्कूल्स के तौर पे इनकी स्थापना की गई थी 1963 में। तो देखा गया कि हमारे और भी बच्चे उसमें पढ़ सकें, तो ये चीज़ों को एक्सटेंड किया गया। जो स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे उन पे या बाहर के लोग थे उन पे, लेकिन कैटेगरी वाइज हम एडमिशन देते हैं। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों का एडमिशन देंगे, उससे कुछ सीटें बचेंगी तो हम स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और उसके बाद अगर कुछ सीटें बचती हैं तो बाकी फ्लोटिंग पॉपुलेशन को, जो बाहर के लोग हैं, जो प्राइवेट जॉब वाले हैं या बिना जॉब वाले हैं, उन लोगों को हम देंगे। साथ ही साथ 25% सीटें जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आरक्षित होती हैं, और वो कक्षा बाल वाटिका 3 हमारे यहाँ चल रही है, और कक्षा 1 में इन दोनों कक्षाओं में 25% सीटें जो है हम आरक्षित रखते हैं ऐसे बच्चों के लिए। बहुत अच्छा सर। जैसा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? जैसा हमने आपको बताया कि केंद्रीय कर्मियों के बच्चों के लिए विद्यालय की स्थापना हुई है। तथापि बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जी, उनके लिए हम आरटी में एडमिशन तो दे ही रहे हैं। साथ ही साथ अगर उनके पास बीपीएल कार्ड वगैरह हैं तो उनको हम जो फीस होती है उसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के नियमानुसार छूट भी देते हैं। उसके अलावा जो भारत सरकार का जो पोर्टल है जहाँ से बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है, वहाँ से वो रजिस्टर करके वहाँ से छात्रवृत्ति के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं हमारे विद्यालय के छात्र होते हुए, और हम उनको अप्रूव करेंगे तो ज़्यादातर संभावना ये होती है कि उन बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जाए। उसके लिए टेस्ट भी होते हैं, तो वो टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है, उसके बाद वो बच्चे छात्रवृत्ति लेने के लिए पात्र होते हैं। जी, बहुत अच्छा सर। सबसे अच्छी बात है कि आप प्राइवेट सेक्टर के भी जो भी परिवार हैं उनको भी आप लाभ दे रहे हैं यहाँ पे। मैं जानना चाहूँगा कि सर जो माता पिता हैं बच्चों की पढ़ाई में दबाव की बजाय सहयोग कैसे करें? अभी जो हम देख रहे हैं कि जो नई जनरेशन आ रही है, हम लोग बचपन में पहले खूब कूटे जाते थे, उसके बाद भी शांतिपूर्वक शांत चित्त से पढ़ाई करते थे, और कभी भी ये शिकायत इस घर पे हम नहीं ले जाते थे कि गुरुजी ने आज जो है कुटाई की है, ऐसा कभी नहीं होता था। लेकिन आज की स्थिति और आज का परिवेश बिल्कुल अलग है। सरकार ने भी बहुत सारा नियम बनाया कि किसी बच्चे को पीटना नहीं है, मारना नहीं है। उसके साथ साथ जो है हम भी सेंसिटाइज करते हैं जो टीचर्स हैं उनको कि केवल मार कर पीट करके बच्चों को नहीं सिखाया जा सकता है, उनको हमको समझाना पड़ेगा, और समझा करके ही उनको जो है हम कुछ सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मारना पीटना कोई जो है उसका सोल्यूशन नहीं है। तो पेरेंट्स से भी मेरी यही गुजारिश है कि बच्चों को समझाएं। आजकल तो मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया, बच्चे जो है उस इन्वॉल्व उसी में रह रहे हैं काफ़ी हद तक। तो हमारे जो बच्चों की जो सोचने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि कुछ भी चीज़ अगर उनको आंसर पाना होता है तो तुरंत वो चैट जीपीटी या इस तरह के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहाँ जाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म होती जा रही है। तो हमें ये थोड़ा उनको जागरूक करना होगा बच्चों को कि नहीं बेटा इससे नहीं करना है, आप खुद पढ़ो, और वो तभी होगा जब हम खुद भी इन चीज़ों का कम उपयोग जो है वो करेंगे। सोशल मीडिया हम खुद ही में लेकर के और फेसबुक और व्हाट्सएप देखते रहेंगे तो हम बच्चे को कैसे मना करेंगे? राइट। तो उनको भी थोड़ा हमें इन चीज़ों को भी देखना होगा, पेरेंट्स को भी, कि वो सजग रहें, बच्चों के सामने कम से कम ये चीज़ें ना करें। बच्चा पढ़ रहा है तो उसके साथ बैठें, उसके बारे में पूछें वो क्या पढ़ रहा है, क्या उसने पढ़ा, रोज़ उसके साथ कनेक्टेड रहें, तो चीज़ें सुधरेंगी, मुझे ऐसा लगता है। बहुत अच्छा सर। जैसे कि बच्चों के कैरियर में शिक्षक और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए आपके हिसाब से? आजकल हमारे ज़माने में कुछ अलग चीज़ें थी, अभी वर्तमान में शिक्षक एक फैसिलिटेटर हो गया है। बच्चे को समझा सकता है, पढ़ा सकता है, बता सकता है। और मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि केवल शिक्षा प्राप्त करना ही हमारा जो शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। हम एक कामयाब नागरिक बना पाएँ, तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। केवल हम ये जान जाएं कि भारत की राजधानी दिल्ली है तो उससे क्या हो जाएगा? हमको स्किलफुल बनना होगा। जैसा कि आपके पुराने जो आपने प्रश्न पूछा था उसका उत्तर मैंने दिया कि जब बच्चा स्किलफुल होगा तो वो निश्चित रूप से वो अपने लिए रोजी रोटी का साधन जुटा पाएगा। केवल पढ़ करके ही या
इस तरह की चीज़ों से हम केवल नहीं कर सकते। हाँ, ज्ञान जरूरी है, हमारे जीवन में ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमको ज्ञान अर्जित करते रहना है और लगातार पढ़ते रहना चाहिए। Right. बल्कि ये कहूँ कि आखिरी दम तक हमको जो है ज्ञान अर्जित करना चाहिए, लेकिन इक्वली हमको अपने अंदर स्किल्स का भी डेवलपमेंट करना पड़ेगा। जब तक हम स्किलफुल नहीं रहेंगे तब तक हम सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। ओके जी। मतलब आज के जनरेशन में आज का जो भी पढ़ाई का पीरियड चल रहा है उसमें सर ने बताया कि स्किलफुल होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर अगला सवाल है, जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं आजकल, कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपीएससी है, जेईई है, नीट है, की तैयारी के लिए बच्चों को किस उम्र से सही दिशा मिलनी चाहिए आपके हिसाब से? जी, बढ़िया सवाल है ये जी। पहले तो हम बच्चे की जो स्थिति है उसको हम देखें। क्या बच्चा साइंस लेने के योग्य है कि नहीं, या कॉमर्स के स्ट्रीम के लिए उपयोगी, उसका मतलब उसके पास जो नॉलेज है, स्किल्स हैं, वो किस क्षेत्र में जाने के लिए जी उसके अंदर कुशलता है। साइंस स्ट्रीम में जाने के लिए अगर है तो उस तरह से हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। कभी कभी पेरेंट्स क्या होता है कि वो खुद जीवन में जो नहीं कर पाते हैं वो बच्चों के ऊपर थोप देते हैं। ओके। जैसे मैं अगर आईएएस क्वालिफाई नहीं कर पाया तो मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आईएएस बन जाए। राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बच्चा, हर व्यक्ति, उसकी अपनी इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी है। ओके। वो उसका सोचने का नज़रिया, उसका हर कुछ बिल्कुल अलग है। जी। वो एक अलग व्यक्ति है। जी। वो भले ही हमारा बेटा है, हो सकता है ब्लड ग्रुप भी मैच करता हो, राइट, लेकिन उसके सोचने का, समझने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो सकता है। तो हम ये पहले तो फाइंड आउट करें कि उस बच्चे के अंदर किस तरह का कौशल है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, या वो मानवीय के विषय में जाने के लिए वो ज़्यादा सुटेबल है। राइट। तो उसको हमको पहले आइडेंटिफाई करना होगा। और ये बहुत ही शुरुआती दौर से ही होता है। राइट। जैसे 6th 7th 8th में बच्चा पढ़ रहा है, तभी से ये समझ में आने लगता है कि वो किस ओर उन्मुख उसका जो विकास होगा। साइंस की ओर जाएगा तो साइंस की ओर जाएगा तो आईआईटी और नीट इस तरह की चीज़ें। इसके अलावा बहुत सारे वेन्यूज़ हैं। हम तो हमारे यहाँ समस्या क्या हो गई है कि हम केवल दो ही चीज़ देख रहे हैं, या तो बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा या तो हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा। राइट। मतलब 70 करोड़ जो होगा डॉक्टर हो जाएगा, वो 70 करोड़ इंजीनियर हो जाएगा, बाकी लोग क्या बनेंगे भाई? राइट। ऐसा कैसे होगा? सोचने वाली ऐसा नहीं हो सकता है, ना ही ये संभव है। पॉसिबिलिटी इस बात की नहीं है। राइट। तो हमें ये अलग अलग वेन्यूज़ देखने होंगे। हमारे जो बच्चे हैं उनका रुझान किधर की ओर है वो हमको आइडेंटिफाई करना होगा। आप अगर एज ए पेरेंट आप नहीं, पेरेंट्स के लिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं उसके अंदर क्या कुशलता है या क्या योग्यता है, तो आप टीचर्स के साथ बात कर सकते हैं, बच्चे के साथ बात करके उसकी काउंसलिंग कर सकते हैं, उसको नई राह या चीज़ें उसको सुझा सकते हैं। हालांकि बच्चे से बात करने से अंदाज़ा मिल जाता है कि वो किस ओर उसको भेजना ज़्यादा ठीक होगा। ओके। तो कुछ इस तरह की बात है। जी, बहुत अच्छा सर। एक प्रिंसिपल के रूप में आपने ऐसे कौन से बदलाव किए हैं आज इस चीरो जो केवीएस स्कूल है जिसमें छात्रों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला हो, और यहाँ के पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पेरेंट्स से तो मैं ये सवाल आपको पहले रखना चाहिए था। जी। पेरेंट्स से मैं चाहता हूँ कि हम आपस में मिलते रहें हमेशा, क्योंकि बच्चे का विकास तभी हो सकता है जब विद्यालय की ओर से और अभिभावकों की ओर से, दोनों ओर से बराबर तौर पे कनेक्टिविटी बनी रहे। राइट। आपने सही कहा। राइट। कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि नहीं तो वन वे गेम हो जाता है पूरा। हम कुछ भी कर रहे हैं, बच्चा घर में जा रहा है, वो तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए। हम आपस में कनेक्टेड रहें। सूचना क्रांति का दौर है, व्हाट्सएप है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिससे हम आपस में जुड़े हो सकते हैं। तो पहला तो बदलावों के बारे में बताऊं मैं, जब मैं इस विद्यालय में आया था तो बिजली की बहुत समस्या थी। ग्रामीण क्षेत्र का विद्यालय है। राइट। तो मूलभूत जो आवश्यकता है पंखों को चलाने के लिए या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलाने के लिए, उसके लिए मैंने जिला प्रशासन के सहयोग से 40 किलोवाट का एक सोलर सिस्टम लगवाया। पहले पीछे सड़क नहीं थी, वो सड़क बनवाई गई। उसके अलावा करीब पिछले 3 वर्षों से मैं लगभग यहाँ पे हूँ। और बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ की गई जो अभी बहुत लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि आपका समय सीमित है। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत अच्छा सर। काफ़ी कुछ चीज़ें जो बच्चों के या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, करीब अभी जो इंटरेक्टिव पैनल हमने लगवाया, करीब हर क्लास में इंटरेक्टिव पैनल लगवाया है। हर इंटरेक्टिव पैनल की कीमत 2 लाख रुपए है। राइट। तो करीब समझिए कि 40 लाख रुपए का
हमने अभी पिछले ही साल खरीद के इंटरेक्टिव पैनल लगवाया। ओके। तो हम बिल्कुल नेक टू नेक जो इंटरनेशनल जी एजुकेशन सिस्टम है जी और नई शिक्षा नीति को अपने जो हमारा आधार है, मूलभूत आधार है, हमारा जो वैल्यूज़ हैं उसको संजोते हुए एक हम कह सकते हैं कि एक यूनिफाइड वे में हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मतलब अच्छा। हमारा जो ग्रामीण परिवेश का जो थीम है, वो हमारे जो संस्कार हैं वो, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हो रहा है वो सारा कुछ मिला जुला करके हम बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो अपने जीवन में अपने पैरों पे वो खड़ा हो सके और आगे बढ़ सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी वो जाए तो उसको ये लगे नहीं कि तो हम देख नहीं रहे हैं, पहली बार हम देख रहे हैं, ऐसा ना हो। राइट जी, बहुत अच्छा सर। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आप देवरिया ज़िला में कार्यरत हैं और इस ज़िले में एक युवा जोश जैसे युवा संगठन के प्रयास को आप देख रहे हैं, इस संगठन को आप किस नज़रिया से देख रहे हैं आज? नहीं, आपको तो मैं पिछले 2 वर्षों से जान ही रहा हूँ, और आप जो नई जनरेशन है उसको जागरूक करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं और बहुत तेज़ी से आप लोग ग्रो भी कर रहे हैं। भगवान करे आप और आगे बढ़ें। थैंक यू। और एक अच्छा बेस बनाएं। जी, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। हमारी जहाँ भी आवश्यकता होगी हमारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम दोनों मिल करके उसमें सहयोग करेंगे, तो मैं आपके साथ रहूँगा। बहुत अच्छा सर। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हमारा, अगर आपके सामने आज का कोई युवा खड़ा हो जो अपने भविष्य को लेके पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हो, तो आप उसे सिर्फ एक सलाह क्या देना चाहेंगे? स्किलफुल बनो। ओके, राइट। स्किल के बिना आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मुझे तो यही लगता है। ओके। और पिछले 30 वर्षों के शैक्षणिक वातावरण में मैं 30 सालों से लगभग हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्किलफुल बनेंगे तो आप कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। जी, धन्यवाद। तो बहुत अच्छा सर ने बताया है कि वर्ड के रूप में अगर अपने ज़िंदगी में आप पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं और एक ऐसे स्टेज पे आके खड़े हैं जहाँ से आपको ना आगे पीछे चलने का राह नहीं दिख रहा है, तो वहाँ पे सर ने बताया है कि आपको कुछ न कुछ टेक्निकल नॉलेज लेना पड़ेगा और आपको बेरोजगारी के दंश से रोजगार की ओर घुसना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए थैंक यू। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। थैंक यू।